नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ 14 मई की, यानी कि इतिहास की वो घटनाएं जो 14 मई को घटित हुई थी। और अगर आपको इस वीडियो की जो PDF है वो चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहली इतिहास की घटना जो हुई है 14 मई 1610 को, यानी कि 14 में 1610 को द किंग ऑफ फ्रांस हेनरी फोर्थ डाइड ऑन 14 में 1610 एंड लुइस सेकेंड सक्सीडेड हिज थ्रोन एंड बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। जो राजा थे फ्रांस के जिनका नाम था हेनरी फोर्थ, उनकी मृत्यु हो गई थी आज के दिन, और उसके बाद में लुइस सेकेंड वो उनके उत्तराधिकारी बने, यानी कि उनका सिंहासन लुइस सेकेंड ने लिया। ठीक है, वो उत्तराधिकारी बने और फ्रांस के राजा बन गए। उसके बाद में किसकी मृत्यु के बाद? किंग ऑफ फ्रांस जिनका नाम था हेनरी फोर्थ। ठीक है, हेनरी फोर्थ वॉज बॉर्न ऑन 13 दिसंबर 1553 इन द किंगडम ऑफ नेवारे। ही डाइड एट द एज ऑफ 56 इन फ्रांस पेरिस। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1553 में। कहाँ पर? किंगडम ऑफ नेवारे, मतलब नेवारे राज्य में। और इनकी मृत्यु हुई जब ये 56 साल के थे, और इनकी मृत्यु हुई थी, इनको मारा गया था। ठीक है, हेनरी फोर्थ वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ फ्रांस एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंडिंग फ्रेंच वॉर ऑफ रिलीजन। हेनरी फोर्थ जो है वो बहुत ही महान राजा थे फ्रांस के, और इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी वहाँ पर जो धर्म युद्ध चल रहा था फ्रांस में, उसको ख़त्म करने में। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है आप एक बार वो देख लीजिए। मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। आज के दिन हेनरी फोर्थ की मृत्यु हो गई थी और उनके बाद उनका सिंहासन लिया लुइस सेकेंड ने। ठीक है, और वो फ्रांस के राजा बन गए। उसके बाद में दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनकी मृत्यु 13 दिसंबर 1553 में हुई। कहाँ? किंगडम ऑफ नेवारे में। और जब इनकी मृत्यु हुई, ये 56 साल के थे। हेनरी फोर्थ वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ फ्रांस एंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग फ्रेंच वॉर ऑफ रिलीजन, मतलब इन्होंने वहाँ पर धर्म युद्ध खत्म किया। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। लुइस सेकेंड वॉज नोन एज द स्ट्रैमरर। ठीक है, लुइस सेकेंड जो हेनरी फोर्थ के मरने के बाद में वहाँ के राजा बने, इनको द स्टैमरर भी कहा जाता है। तो इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, इनको ऐसे ही बोला जाता था, तो आपको ये ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। क्या? द स्टैमरर। लुइस सेकेंड का दूसरा नाम जो वहाँ के लोग उनको कहते थे लुइस द स्टैमरर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वहाँ पर मुद्रा कौन सी यूज़ होती है? जिसका मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, पेरिस इज़ फेमस फॉर इट्स आईफिल टावर। आईफिल टावर जो है वो 8 अजूबों में से है एक। विश्व के 8 अजूबों में आईफिल टावर भी है। ठीक है, और इंडिया में कौन सा 8 अजूबों में शामिल है? आगरा का ताजमहल। ठीक है, पेरिस का आईफिल टावर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिटी ऑफ लाइट। पेरिस को जो है रोशनी का शहर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेरिस उन सारे शहरों में से एक था जिनको सबसे पहले बिजली की सुविधा मिली, यानी कि वहाँ पर बिजली सबसे पहले आई। ठीक है, इसीलिए उसको सिटी ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है। और ये किस लिए जाना जाता है पेरिस? आईफिल टावर के लिए। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। इसकी कैपिटल क्या है? फ्रांस की पेरिस। और लुइस सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? लुइस द स्टैमरर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारी अगली घटना जो है वो है 13 मई 1702 की, यानी 13 में 1702। ठीक है, ऑन दिस डे इन द ईयर 1702 इंग्लैंड एंड नीदरलैंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, आज के दिन सन 1702 में इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, क्योंकि स्पेन में उस टाइम पे जब युद्ध की घोषणा की थी 1702 में, तब स्पेन में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका कोई भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बने। इसलिए वहाँ पे अलग अलग यूरोप के अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे थे कि वो स्पेन के राजा बनना चाहते हैं। दिस वॉज द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। द मेजर यूरोपियन सक्सेशन वॉज ट्रिगर्ड बाय डेथ ऑफ लास्ट Habsburg king of Spain Charles II in 1700 as he died without a hair। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ के जो राजा थे स्पेन के, जिनका नाम था चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1700 में और इनका कोई हेयर नहीं था। हेयर मतलब इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इनका कोई पुत्र नहीं था।
इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि इनकी मृत्यु के बाद अब राजा के लिए, राजगद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी, जिसमें इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कौन से सन में? सन 1702 में। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि वहाँ के जो लास्ट स्पेन के किंग थे, जो क्या नाम था उनका? हैब्सबर्ग किंग ऑफ स्पेन चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1700 में। तब से यहाँ पर उत्तराधिकारी बनने के लिए स्पेन का लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तब इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। आगे देखते हैं क्या है। This war of succession ended in 1704 in Philip of Anjou ultimately winning and becoming the next king as Philip V। ठीक है, ये युद्ध जो है कब खत्म हुआ? ये युद्ध खत्म हुआ 1704 में। कहाँ पर? फिलिप ऑफ अंजाओ। ठीक है, ये उस राजकुमार का नाम है जो इसके बाद में राजा बने, और अल्टीमेटली विनिंग, ये जो है ये वॉर ऑफ सक्सेशन जीते और उसके बाद में राजा बने। और जो ये किंग थे जिनकी डेथ हो गई थी, क्या नाम था इनका? चार्ल्स सेकेंड। इन्होंने अपनी विल यानी आखिरी इच्छा में भी यही लिखा था कि ये अपनी जो राजगद्दी है वो इनको देना चाहते हैं। किसको? फिलिप ऑफ अंजाउ को। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इन्होंने जीता था, फिलिप ऑफ अंजाउ, ये अपनी राजगद्दी इनको देना भी चाहते थे। और 1704 में जब युद्ध की समाप्ति हुई, उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद ये जीते फिलिप ऑफ अंजाउ, और इन्होंने वहाँ की राजगद्दी पे बैठे और वहाँ के राजा बने और वहाँ पे शासन किया। और ये किस नाम से जाने जाते थे? इनको फिलिप V कहा जाता था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगली घटना। अगली घटना जो हुई है वो हुई है 14 मई 1908 में, यानी 14 में 1908। ऑन 14 में 1908 विल्बर एंड ऑर्लिव alternated taking चार्ल्स फ्यूनास, वन ऑफ हिज मैकेनिक्स, एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर। ठीक है, मतलब पहले मैं अगर इसको हम साफ साफ और सिंपल वर्ड्स में बोलें, सरल शब्दों में कहें, तो ये कहेंगे कि पहली उड़ान जो है वो भरी गई थी सन 1908 में। ठीक है, किसने भरी थी? विल्बर एंड ऑरविल ने। ठीक है, विल्बर और ऑरविल ने, ये एक एक करके दोनों गए थे पहली उड़ान भरने, अपने टेक्नीशियन या मैकेनिक को साथ में लेकर के, जिनका नाम था चार्ल्स फर्नास। ठीक है, पहले विल्बर गए, उन्होंने टेक्नीशियन ले लिया, मैकेनिक, जिसका नाम था चार्ल्स फर्नास, और फिर ऑरलिव गए। दोनों ने ऑल्टरनेट करके उड़ान भरी और ये पहले पैसेंजर बने इस पूरी दुनिया में हवाई उड़ान के। ठीक है, मतलब आज के दिन विश्व में पहली उड़ान भरी गई थी पैसेंजर की, और पहले पैसेंजर कौन थे? विल्बर और ऑरलिव। इन्होंने अपने मैकेनिक चार्ल्स फ्यूनास के साथ में ये उड़ान भरी थी। The aeroplane was first invented by Wright brothers as they made 4 brief flights at Kitty Hawk, California with their first powered aircraft। जो पहला एरोप्लेन था वो किसने इन्वेंट किया? राइट ब्रदर्स ने। ये हम सब जानते हैं। They made 4 brief flight, उन्होंने 4 छोटी छोटी उड़ानें भरी। कहाँ से? किटी हॉक, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, with their first powered aircraft, जो उन्होंने अपना पहला हवाई जहाज़ बनाया था उससे। ठीक है, किसने इन्वेंट किया? राइट ब्रदर्स ने। और उन्होंने 4 छोटी छोटी उड़ानें भरी। कहाँ पर? किटी हॉक, कैलिफोर्निया में। किसमें? अपने पहले बनाए हुए हवाई जहाज़ में। ठीक है, और विल्बर एंड ऑरविल जो थे, ये पहले पैसेंजर बने हवाई उड़ान के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथी घटना है 14 मई 1941 की। ठीक है, 14 में 1941। On this day in the year 1941, more than 36,000 Jews were arrested in France। फ्रांस में ज्यूज़ जो होते हैं, इनको हिंदी में यहूदी बोला जाता है। ठीक है, ज्यूज़ होते हैं यहूदी। फ्रांस में 36,000 से ज़्यादा यहूदियों को बंधक बना लिया गया था सन 1941 में। ठीक है, Jews men between the age of 18 to 40 were called to present themselves in front of France police। फ्रांस की पुलिस ने बोला कि जितने भी यहूदी हैं 18 से 40 साल के बीच में, वो सब उनके सामने मौजूद हों, और उनको जो है उसके बाद में बंधक बना लिया गया। कितने? 36,000 से ज़्यादा यहूदियों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं पाँचवीं घटना। पाँचवीं घटना जो हुई है वो हुई है 14 मई 1948, यानी 14 में 1948। On May 14, 1948, the independent state of Israel was proclaimed as the British rule in Palestine came to an end। ठीक है, ये है कि 14 मई को इज़राइल को एक स्वतंत्र राज्य की तरह घोषित कर दिया गया था,
जब वहाँ पर ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। ठीक है, इसको एक पहचान मिली एक स्वतंत्र राज्य की तरह जब वहाँ पर इजराइल में ब्रिटिश का रूल ख़त्म हुआ। On 6 December 2017, President Donald Trump formally recognized Jerusalem as the capital of Israel and stated to move American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. 6 दिसंबर 2017 यानी कि अभी जल्दी की बात है, 6 दिसंबर 2017 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जेरूसलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में एक पहचान दी और उन्होंने अपनी अमेरिकी दूतावास की जो यूनिट है वहाँ पर वो टेल आविव से जेरूसलम में शिफ्ट कर दी। उसको वहाँ से टेल आविव में जहाँ ये पहले स्थित थी वहाँ से इसको जेरूसलम शिफ्ट कर दिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। सन 2017 में इन्होंने जेरूसलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में पहचान दी। इसके पहले जो जेरूसलम था वो राजधानी नहीं थी इज़राइल की। ठीक है, अब इसको एक बार आप देख लीजिए। इसमें ज़रूरी क्या क्या है कि इज़राइल को सन 1948 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया जब ये ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ। ठीक है, सन 1948 में इज़राइल एक स्वतंत्र राज्य बन गया और उसके बाद में इसकी कैपिटल जो है यानी कि इसकी राजधानी जेरूसलम बन गई सन 2017 में। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पहचान दी एक राजधानी के रूप में इज़राइल की। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर में भी आ सकता है क्योंकि ये जल्दी की बात है। फिर आगे देखते हैं। इज़राइल इज़ फेमस फॉर बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ टू मेजर वर्ल्ड रिलीजन, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी। इज़राइल बहुत ही जाना जाता है किस लिए? क्योंकि ये जन्म स्थान रहा है दो धर्मों का। जो पहला धर्म है वो है जुडाइज़म और दूसरा क्रिश्चियनिटी। जुडाइज़म को हिंदी में यहूदी बोला जाता है। ठीक है, यहूदियों के धर्म का जन्म स्थान और क्रिश्चियनिटी के धर्म का जन्म स्थान रहा है इज़राइल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगली घटना जो है वो है 14 मई 1981, यानी जो हमारी आज की छठी घटना है वो है 14 मई 1981 की। 14 मई 1981 में नासा ने अपना पहला स्पेशल व्हीकल लॉन्च किया जिसका नाम है S-192। इसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था उस व्हीकल का? S-192। ठीक है, नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय एरोनॉटिक और अंतरिक्ष प्रशासन। इसको हिंदी में समझा देती हूँ लेकिन इसका नाम इंग्लिश में ही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इंग्लिश को थोड़ा फॉलो कर लीजिए क्योंकि कई जगहों पे हिंदी आप नहीं डाल सकते हो, आप उसको हिंदी में नहीं पढ़ सकते हो, उसको आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। और अगर आपको इंग्लिश आएगी तो ही आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी, नहीं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी याद करना। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। अमेरिका में एक जगह है वॉशिंगटन DC, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, मैं इसलिए भी कहती हूँ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अलावा हिंदी कहीं और नहीं बोली जाती है। और जब हम साइंस पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो जिसमें कोई शोध हुआ होता है जो बाहर मतलब भारत के बाहर हुआ होता है, तो उन चीज़ों में वो लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो है इंग्लिश। तो जब आप इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत जानने लगेंगे तो आपको वो चीज़ें याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी सातवीं घटना हुई है 14 मई 1984 यानी 14 मई 1984। ऑन दिस डे द को फाउंडर ऑफ फेसबुक वॉज बॉर्न इन वाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन। आज के दिन जो को फाउंडर हैं मतलब सह संस्थापक हैं फेसबुक के, उनका जन्म हुआ है। और ये तो आपको सुबह से पता ही चल गया होगा, काफ़ी सुर्खियों में है कि आज मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन है। तो जो को फाउंडर हैं फेसबुक के यानी सह संस्थापक हैं फेसबुक के, इनका जन्म हुआ है जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। हम सभी जानते हैं कि फेसबुक के संस्थापक का नाम मार्क जुकरबर्ग है। आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्म हुआ था वाइट प्लेन जो कि एक जगह है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, UN के न्यूयॉर्क के वाइट प्लेन्स में इनका जन्म हुआ था। अब वो 36 साल के हो गए हैं और वो एक अमेरिकन एंटरप्रायर हैं, मतलब वो अमेरिका के रहने वाले हैं और वहाँ पे काम करते हैं संस्थाओं के लिए।
ठीक है। ही सर्व्स एज अ चेयरमैन, वो चेयरमैन है, वो एक अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो कंट्रोल करते हैं वहाँ के शेयर। उनका फेसबुक में बहुत ज़्यादा शेयर भी है। ठीक है, तो आज मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन है। अब वो 36 साल के हो जाएंगे। आगे देखते हैं। 8वीं घटना जो है वो है 14 मई 1992। ठीक है, 14 मई 1992 इंडिया बैंड द तमिल टाइगर्स LTTE फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इंडिया। पहली बात तो जो तमिल टाइगर्स हैं उनको बोला जाता है LTTE। तो अगर आप इसको कहीं भी जा कर के देखेंगे, गूगल पे देखेंगे या किसी भी न्यूज़पेपर में सर्च करेंगे या किसी मैगज़ीन में सर्च करेंगे तो वहाँ पर तमिल टाइगर्स नहीं मिलेगा, आपको LTTE मिलेगा। तो आपको जहाँ LTTE मिले तो आप समझ जाइए कि तमिल टाइगर्स की बात हो रही है। ठीक है, और भारत ने इनको बैन कर दिया था सन 1992 में, किनको, LTTE को, कि वो इंडिया में काम नहीं कर सकते हैं अब। ठीक है, और क्यों बैन किया था ये आगे देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट इट वॉज पार्टिसिपेटिंग इन मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड हैज़ रिक्रूटेड तमिल यूथ forcing them to join Tamil National Retrieval Troops, an organization established to fight for the independence of Tamil Nadu। भारत सरकार ने इनको यह दावा करके बैन करा था कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, क्या ग्रुप है, LTTE, यह आतंकी गतिविधियों में भाग ले रहा है और उनने तमिल के युवाओं को भर्ती करने के लिए मजबूर किया है कि वो सभी खड़े होकर के तमिलनाडु की स्वतंत्रता के लिए लड़ें। ठीक है, तो भारत सरकार ने कहा कि उनको ये एक आतंकी गतिविधि लगती है कि आप भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तमिलनाडु में, तो इसलिए भारत ने LTTE को बैन कर दिया था भारत में काम करने से। ठीक है, वो कहते थे, मतलब उनको भारत के अंदर तमिलनाडु में वो बहुत ज़्यादा हिंसा भड़काते थे और तमिलनाडु में जो युवा थे उनको मजबूर करते थे कि वो उनके साथ में हिंसा भड़काने में मदद करें और उनके साथ में वो आतंकी गतिविधियों में भाग लें। इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और उनको LTTE को यानी तमिल टाइगर्स को बैन करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बार बार LTTE से ही रेफ़र किया है, मैंने तमिल टाइगर वर्ड सिर्फ 2 बार यूज़ किया है, क्योंकि आप कहीं भी अगर इसको सर्च करेंगे या कहीं से भी आप किसी भी मैगज़ीन से, किसी भी किताब में अगर आप देखेंगे तो आपको LTTE ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बस आज के लिए तो इतना ही है। थैंक यू।